हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ योजना और वो विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। यदि हमें किसी भी विषय का पाठ योजना बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 8 लिखी हुई है। यहाँ पे आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश लिखेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 8, विषय है विज्ञान, प्रकरण है किशोरावस्था, ठीक है। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। यहाँ दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, किशोरावस्था नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप सैंपट कार्य पर किशोरावस्था लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे, ठीक है। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना, ठीक है। और चौथा पॉइंट है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का डेवलप होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्र किशोरावस्था का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र किशोरावस्था से संबंधित ज्ञान का विश्लेषण कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र किशोरावस्था की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, संकेतक तथा अन्य कक्षा का उपकरण जैसे कि चार्ट पेपर, मॉडल इत्यादि, ठीक है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र छात्राएं किशोरावस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें जो है छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्रिस क्रॉस मेथड चलता है। तो देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रम संख्या में मान लिखेंगे और छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए, प्रश्न है बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं शैशवावस्था, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं शैशवावस्था। तो इस शैशवावस्था से लेकर ही छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, प्रश्न करते हैं शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। उसका छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं बाल्यावस्था कौन सी अवस्था तक होती है।
तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 12 वर्ष की आयु तक। ठीक है, उसका छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं 12 वर्ष की आयु के पश्चात की अवस्था क्या कहलाती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं और मौन रहते हैं, यानी कि यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को, और इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मेट कैसे होता है। इसका फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है, पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब इसमें लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप, यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब इसमें लिखेंगे। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे किशोरावस्था और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स तथा किशोर बालिकाओं एवं बालकों को टीनेजर्स कहा जाता है। ठीक है, इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए लिखा हुआ है किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक जो पढ़ाए बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए छात्राध्यापक 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है किशोरावस्था कब से कब तक रहती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं किशोरावस्था लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 1 से 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे किशोरावस्था में परिवर्तन। ठीक है, और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, पहला है लंबाई में वृद्धि। तो इसके बारे में छात्राध्यापक समझाते हुए क्या बताते हैं, देखिए इस समय शरीर की लंबी अस्थियों को लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं जो आनुवंशिक जीन पर निर्भर करती है। ठीक है, उसका देखिए दूसरा पॉइंट है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। इसमें देखिए लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट देखिए स्वर में परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस अवस्था में किशोरों की आवाज़ भारी तथा किशोरियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोरावस्था में स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है। ठीक है, स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तरत्व वाला होता है। ठीक है, जबकि लड़कियों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। ठीक है, उसका देखिए चौथा पॉइंट है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि। तो देखिए इसमें क्या होता है, किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है जिससे कुछ व्यक्तियों के चेहरे में मुहासे आदि हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट जनन अंगों का विकास। इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, देखिए नर जनन अंग विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्वांचन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद है छठवां पॉइंट, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। इसमें क्या परिवर्तन आते हैं देखिए। किशोर अधिक स्वतंत्र तथा सचेत होते हैं। इस अवस्था में सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी परिवर्तनों की वजह से किशोर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्र क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है। और स्वयंपाठ कार्य पर लिखेंगे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। पहला है लंबाई में वृद्धि, दूसरा है शारीरिक आकृति में परिवर्तन, और तीसरा है स्वर में परिवर्तन, चौथा है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि, और पांचवा है जनन अंगों का विकास, और छठवां है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके बाद यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है, और यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है किशोरावस्था के दौरान बालक तथा बालिकाओं के स्वरों में क्या बदलाव होते हैं। दूसरा प्रश्न है किशोरावस्था में शारीरिक आकृतियों में क्या परिवर्तन आते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।